तो 1880 ईस्वी में किया था ना। उसके बाद जो है 1880 से लेकर 90 यानी कि 10 साल के अंतराल में, उसके बाद किसके बाद ये जो कोलिकर वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखे, यानी खोजे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक होता है। तब जाके क्या किए 10 साल यानी कि 80 से लेकर 90 के बीच में जो है, इसके बीच में एक वैज्ञानिक और आए जो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम क्या दिए, बायोब्लास्ट दिए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहे थे कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये क्या है, ये जो है बायोब्लास्ट है। ये क्या है, बायोब्लास्ट है, ये बहुत ही बायोब्लास्ट है। ठीक है, कौन बोले दोस्तों? तो आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर गंगाराज में स्वागत है। तो अभी जो है बायोलॉजी में हम सेल पढ़ा रहे हैं ना, और कल सेल का जो है पार्ट 1 पढ़ाए थे, सेल किसे कहते हैं और किसने खोज किए, सभी पर बताए थे। कल बताए थे कि कोशिका जो है संख्या के आधार पर कितने होती है, तो 2 होती है। कौन कौन होती है? तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होती है। आज हम पढ़ेंगे कि कोशिका की संरचना के आधार पर कितने होती है। तो कोशिका संरचना के आधार पर भी कितना होती है, 2 होती है। एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। एक सेकेंड, एक होती है पादप कोशिका, इसको कहते हैं प्लांट सेल। इसको डिफिनीशन ही कर लेते हैं। देखिए पादप कोशिका किसे कहेंगे? जो पौधा में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पादप कोशिका कहते हैं। जो पेड़ पौधा में पाया जाता है, जो पेड़ पौधा में पाया जाता है उसे प्लांट सेल कहते हैं। अब देखिए एक होता है जंतु कोशिका। कौन सी होती है? जंतु कोशिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनिमल सेल। अब देखिए जंतु कोशिका किसे कहेंगे? जो जंतु में पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? जंतु कोशिका कहेंगे। इसका लिखना है जो जंतु में पाया जाता है उसे एनिमल सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे एनिमल सेल कहते हैं ना। देखिए कल बताए थे आपको कि कोशिका, आप याद रखिएगा कोशिका की संख्या के आधार पर पूछेगा। अगर संख्या के आधार पर तो दो होती है। कौन कौन होती है? एक कोशिकीय होती है और एक होती है बहुकोशिकीय। ठीक है, अगर आपको संरचना के आधार पर अगर पूछेगा तब संरचना के आधार पर भी कितना होती है? 2 होती है। तो पहला कौन सी होती है? पादप कोशिका होती है। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। ठीक है, इसको अगर डिफिनीशन देना होगा तो लिखेंगे कि जो पेड़ पौधा में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट सेल कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे पेड़ पौधा में कौन सी हो जाएगी? जैसे आम का वृक्ष हुआ, अमरूद का हुआ, जितना पेड़ पौधा है सब में क्या होता है? प्लांट सेल पाया जाता है। अब चलिए जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल, जो जंतु में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल सेल कहते हैं। तो चलिए अब जो हम क्या करेंगे, पादप कोशिका और उसके बाद जंतु कोशिका, ये दोनों के बीच जो है डिफरेंट, मतलब इसका अंतर अभी देख लेते हैं। ये भी पूछता है 5 नंबर में जो है बराबर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। ये भी मतलब मान लीजिए कि 9th 10th और 12th ये सभी के लिए जो है क्या है, बहुत ही VVI क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये भी बराबर पूछा जाता है ना। जैसे कल पढ़ाए थे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ाए थे। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिए। देखिए पादप कोशिका भी तुरंत इसका डिफिनेशन लिखा है कि जो पौधा में पाया जाता है यानी पेड़ पौधा में पाया उसे क्या कहते हैं? प्लांट सेल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट लिखना है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किस चीज़ का बना होता है? जो सेल्यूलोज का बना होता है। जो किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। अब देखिए अगर जंतु कोशिका में अगर कहेंगे लिखने के लिए क्या लिखना है? इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो क्या होता है? जो अर्धपारगम होता है। जो क्या होता है? अर्धपारगम होता है। अब देखिए अगला पॉइंट है पादप कोशिका में
लिखेंगे कि पादप कोशिका में हरित लवक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हरित लवक। अब एक बात बताइए, हरित लवक से क्या होता है? हरित लवक से होता है कि पेड़ पौधा हरा भरा रहता है। क्या रहता है? पेड़ पौधा हरा भरा। कभी कभी पूछेगा कि पेड़ पौधा किसके वजह से जो है हरा रहता है, यानी क्लोरोफिल यानी हरित लवक के कारण होता है ना। अब देखिए इसका जंतु कोशिका में लिखेंगे, जंतु कोशिका में क्या होता है? हरित लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है? पाया जाता है। अब देखिए पादप कोशिका लिखते हैं 3rd नंबर, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इस इधर क्या होगा? इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। चलिए पादप कोशिका में इसमें सेंट्रोल नहीं पाया जाता, सेंट्रोल नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होगा? जंतु कोशिका में इसमें सेंट्रोल पाया जाता है, इसमें सेंट्रोल पाया जाता है। अच्छा, पादप कोशिका में क्या होगा? इसमें रसधानी पाई जाती है, इसमें रसधानी यानी पाई जाती है। इसमें क्या होगा? इसमें रसधानी नहीं पाई जाती है, इसमें रसधानी नहीं पाई जाती है। अब देखिए लास्ट है, इसका लिखेंगे पादप कोशिका को लिखेंगे कि पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहती है। क्या हुआ? मंड के रूप में संचित रहती है ना। जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा जैसे अथी लिया, ठीक है, वो मंड के रूप में अपना भोजन क्या करता है? संचित रखता है, फिर बाद में धीरे धीरे अथी करता है, स्टोर करके अपना रखे रहता है। ठीक उसी प्रकार इसमें लिखेंगे कि जंतु कोशिका में क्या होता है? भोजन ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में क्या होता है? संचित रहता है। और यही जो है क्या होता है? संचित रहता है और धीरे धीरे क्या होता है? पाचन क्रिया के द्वारा जो है ये क्या होता है हमारे बॉडी में एनर्जी का काम करता है। तब जाके जो हम लोग क्या करते हैं? उसको भोजन को संचित करके रखते हैं और एनर्जी के रूप में बार बार लेते रहते हैं। अब देखिए इसका जो है, एक मिनट, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए। लिख लिए। देखिए हम क्या करेंगे कि जैसे हुआ पादप कोशिका, जैसे हुआ पादप कोशिका जो है हम फोटो यहाँ पर हम दे देंगे लेकर, ठीक है, फोटो यहाँ पर दे देंगे। आप देख लीजिएगा कि पादप कोशिका किस ढंग का होता है, कैसे होता है, उसका सब पूरा वर्णन रहेगा, फोटो बना के उसका सब डिफिनीशन। चूँकि अभी फिगर बनाएंगे बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा ना, आपको हम फोटो लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार जो है जंतु कोशिका किस आकार में होता है, इसका भी जो है हम क्या करेंगे? फोटो लगा देंगे। उसका पूरा एकदम जो है उसका सब पार्ट का नाम लिखा रहेगा। अब जो है समझने में थोड़ा आसानी होगा। आप कहिएगा कि सर आप जो है कहिएगा कि आप जो है इसको पहले लिख देते हैं तब बताते हैं। अगर पहले अगर नहीं लिखेंगे तो यही वीडियो जो 5 मिनट का बनाते हैं वही बन जाएगा कितना? 15 मिनट का बन जाएगा। ठीक, तो इसीलिए जो हम पहले लिख लेते हैं तब जाके बनाते हैं, ताकि आपको भी बढ़िया हो और हमको भी ठीक रहे। यानी सेल वाल किसे कहते हैं? ठीक है, इसको लिखना है। या जो है कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है? तभी तुरंत बताए थे, या सेलुलोज का बना होता है, या क्या चीज़ का बना होता है? या सेलुलोज का बना होता है, या सेलुलोज का बना, या क्या चीज़ का बना होता है? या सेलुलोज का बना होता है। या जो है सिर्फ जो है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह निश्चित आकार प्रदान करता है। यह पादप कोशिका की एक निश्चित आकार प्रदान करती है। तो चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं ना। तो यह सेलुलोज का बना होता है, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह पादप कोशिका की एक निश्चित आकार प्रदान करती है ना। चलिए अब अगला कोशिका झिल्ली, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन अगर कहेगा तो क्या लिखना है? डिफिनीशन मतलब कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, क्या होता है, इसको समझना है। तो यह जो है यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। आपको जो है इससे पहले जो फिगर आपको दिए थे लेकर
कि पादप कोशिका क्या होता है, जंतु कोशिका क्या होता है, तो उसमें आप देख लिए होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता होगा, वो देख लिए होंगे। तो चलिए अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। आप देखिए न्यूक्लियस किसे कहते हैं, तभी तुरंत हम क्या बताए थे, फिगर से आप देख सकते हैं कि किस में पाया जाता है किस में नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लियस जो है यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखेंगे, यह कोशिका की मुख्य, या कोशिका की, या कोशिका की मुख्य भाग होती है। यानी कि कोशिका की जो है सबसे मुख्य भाग कौन सी होती है, तो केंद्रक ही होती है ना। अब देखिए आपसे पूछेगा कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछेगा कि केंद्रक की खोज जो है किसने किया था, तो केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। अगर कहेगा कि कोशिका की खोज किसने किए थे, रॉबर्ट हुक ने किए थे। ठीक है, अगर कहेगा कि केंद्रक की खोज किसने की, तब मारना है रॉबर्ट ब्राउन मारना है। ठीक, अगर यहाँ पर अगर कोशिका की खोज कर दें, सेल की खोज किसने किया, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने किया था ना। अगर यहाँ पर अगर केंद्रक की बात करेंगे तब क्या होगा, रॉबर्ट ब्राउन होगा। तो चलिए अब जो है यहाँ इसमें देखिए, इसमें क्या केंद्रक में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, केंद्रक में 3 चीज़ पाया जाता है। कौन कौन? तो एक डीएनए पाया जाता है, एक आरएनए पाया जाता है और एक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, आप तीनों का हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपसे पूछेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कहेगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए आरएनए का अगर कहेगा फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए यहाँ साथियों, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बहुत ही, ये जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है और 11th 12th के लिए बहुत भी आया है, यहाँ तक कि 10th के लिए भी हो सकता है, इस बार पूछ भी सकता है 12th और 10th में। अब देखिए क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कि मेल और फीमेल, मेल में क्या होता है क्रोमोसोम XY होता है और फीमेल में क्या होता है XX होता है। इसका चर्चा जो है क्रोमोसोम की हम चर्चा क्या करेंगे, अगला थीम करेंगे। पहले समझ लीजिए केंद्रक में क्या चीज़, केंद्रक में 3 चीज़ पाया जाता है, डीएनए, आरएनए एंड गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, तीनों चीज़ पाया जाता है किसमें, केंद्रक में। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका इंग्लिश में नेम भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। देखिए यह जो है, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। चलिए देखिए सर्वप्रथम जो है किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था, यानी देखे थे, तो सर्वप्रथम जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने किया था। कब किया था, तो 1880 ईस्वी में किया था। कब किया था, तो 1880 ईस्वी में किया था ना। उसके बाद जो है 1880 से लेकर 90 यानी कि 10 साल के अंतराल में, उसके बाद किसके बाद, ये जो कोलिकर वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखे यानी खोजे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक होता है, तब जाके क्या किए 10 साल यानी कि 80 से लेकर 90 के बीच में जो है, इसके बीच में एक वैज्ञानिक और आए जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिए, बायोब्लास्ट दिए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहे थे कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये क्या है, ये जो है बायोब्लास्ट है, ये क्या है, बायोब्लास्ट है, ये बहुत ही बायोब्लास्ट है। ठीक है, कौन बोले थे
तो ये बोले थे अल्टमैन ने बोले थे। कौन बोले थे? अल्टमैन ने बोले थे। इनका जो है ईस्वी निर्धारित नहीं है कि ये जो 1892 में ही बोले थे या 1882 में ही बोले थे। ये जो है 1880 से लेकर 1890 के बीच में कहियो बोल देने होंगे, कोई ठीक है, कहियो बोल देने होंगे ना। तो यही क्या बोले थे माइटोकॉन्ड्रिया का, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है बायोब्लास्ट किसने बोले थे? तो अल्टमैन ने बोले थे। इसका ईस्वी नहीं पूछेगा। चलिए अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया का सही नाम किसने दिया कि नहीं बायोब्लास्ट इसको हम नहीं कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। तो सर्वप्रथम जो है कब बोले थे? एक वैज्ञानिक थे सी बेंडा ने बोले थे। सी बेंडा ने बोले थे। कब बोले थे? तो 1898 ईस्वी में। आपसे ईस्वी भी पूछेगा कि पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है किस वैज्ञानिक ने दिए थे और कब दिए थे? तो ये दिए थे सी बेंडा ने दिए थे। और कब दिए थे? तो 1898 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1898 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो कोशिका को जो है ये ऊर्जागिरी यानी पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जागिरी यानी पावर हाउस कहा जाता है। किसका? कोशिका का जो है ऊर्जागिरी यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागिरी यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना। अब देखिए ये पावर हाउस की क्या चीज़ का काम करता है? ये जो है भोजन को जो है मतलब कि तोड़ने का काम करता है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। अब आपसे पूछेगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एटीपी के फुल फॉर्म होता है एंडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये आप लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। आप समझ, इंग्लिश में कहते हैं प्लासीड कहते हैं। अब देखिए लवक जो है किस में पाया जाता है? तो लवक जो है या सिर्फ किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, या सिर्फ पादप यानी कि पेड़ पौधा में पाया जाता है। और यह एक अन्य प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। अगर लवक की परिभाषा पूछे तो क्या कहना है? या सिर्फ पादप कोशिकाओं में एक अन्य प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। आप रोक रोक कर वीडियो लिख सकते हैं। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, यह केवल पौधों में पाया जाता है। या केवल किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। अब कहेगा कि लवक कितने प्रकार की होती है? तो लवक कितने प्रकार की होती है? तो लवक 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन होती है इसको अभी हम बताएंगे। देखिए एक होती है हरित लवक होती है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको जो है एक्सप्लेन करते ही चलते हैं। पहला होती है हरित लवक जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है? ये हरे रंग के होते हैं। ये क्या होते हैं? हरित लवक कैसा होता है? ये हरे रंग के होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। हम इससे पहले ही बताए थे कि हरित लवक में क्या चीज पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? हरा दिखता है ना, यानी पर्णहरित पाया जाता है। अब देखिए जो पौधा के कुछ भाग तथा पत्तियों को हरे दिखाई देते हैं। जैसे पेड़ पौधा की जो पत्ती हरा दिखता है या पेड़ का जो कुछ भाग हरा दिखता है, जैसे अमरूद का पेड़ लीजिए, उसका पत्ता भी हरा रहेगा और उसका मतलब अथी भी देखने में हरा लगता है। उसको अथी कीजिएगा, जैसे छिलको छिल दीजिएगा, हरा दिखेगा, उजला भी दिखता है। अब देखिए तो किसके वजह से होता है? ये होता है यानी क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की वजह से। और किसमें पाया जाता है? तो हरित लवक में। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि पेड़ पौधा जो है किसके वजह से हरा दिखता है? तो हरा दिखता है किसके वजह से? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की वजह से दिखता है। चलिए अब अगला इसका देखते हैं लवक का दूसरा आती यानी अवर्णी लवक। क्या होता है दूसरा? अवर्णी लवक जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। या कैसा होता है? या रंगहीन लवक होता है। या कैसा होता है? या रंगहीन लवक होता है। रंगहीन मतलब क्या? जिसका कोई रंग ही ना हो, जिसका कोई रंग ही ना हो। अब देखिए ये कहाँ पाया जाता है? जो पौधे
जो पौधे प्रकाश से वंचित रहते हैं, कि जहाँ मतलब कि ऐसा पौधा, जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा आप मतलब घर में लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मान लीजिए कि वहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश नहीं जा रहा, तो फिर प्रकाश नहीं जाएगा तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए अपना भोजन कैसे तैयार करेगा, तो वहाँ पर जो है यही जो है अवर्णी लवक वहाँ पर काम करता है, यानी ल्यूकोप्लास्ट काम करता है। वहाँ पर क्या करता है, स्टार्च के रूप में जो है उसके जड़ों में, पौधे के जड़ों में, भूमिगत तनों में, यानी भूमिगत तनों में ये स्टार्च के रूप में क्या होता है, भोजन तैयार करता है। जैसे मान लीजिए आलू हुआ, जैसे क्या हुआ, जैसे आलू हुआ, आलू के अंदर में मान लीजिए जाएगा प्रकाश, आलू कैसे रोपते हैं, आलू कैसे खोद देते हैं, उसको गिरा देते हैं, 2 महीना 3 महीना बाद जाके देखते हैं तो उसमें आलू हो जाता है। तो मिट्टी को अंदर कैसे प्रकाश जाएगा, नहीं जाएगा, तो उसमें क्या काम करता है, उसमें अवर्णी लवक काम करता है, यानी उसमें स्टार्च के रूप में क्या होता है, वहाँ पर वो जो है अपना भोजन लेता है, जिसके वजह से जो है आलू का निर्माण हो जाता है। चलिए अब देखिए 3 नंबर है कि वर्णी लवक क्या है, वर्णी लवक जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। आप देखिए क्रोमोप्लास्ट क्या होता है भाई, क्रोमोप्लास्ट ये जो है रंगीन लवक है, ये क्या है, रंगीन लवक। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत रंग दिखेगा हमें, ठीक है। ये जो है प्रायः लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। कैसा होते हैं, लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। अगर मान लीजिए वर्णी लवक अगर नहीं होता तो जितना भी पुष्प है ना, वो पुष्प का कोई मजे ही नहीं रहता। जैसे मान लीजिए गुलाब हुआ, कमल हुआ, कुछ भी गेंदा हुआ, जैसे आप जाते हैं प्रपोज करने, गुलाब लीजिए ना, यही वर्णी लवक का कमाल है, जो आपको मान लीजिए कि हो सकता है कि एक्सेप्ट भी कर ले। तो क्या होता है, ये पौधे के रंगीन भागों में भागों, जैसे मान लो कि पुष्पों की पंखुड़ियाँ हैं, पुष्पों की पंखुड़ियाँ हैं। उसके बाद तथा फलों की भित्तियों में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए सेब जाते हैं देखने के लिए, ऊपर से अगर मान लीजिए आपको अगर उजला दिखा देगा तो क्या कहिएगा, हाँ ये पक्कल सेब न है, बढ़िया सेब न है ना। अगर वही लाल रहेगा तो कहिएगा ना ये पक्कल के सेब ठीक है। तो ये जो है फल में भी पाया जाता है, फल के भित्ति। फल की भित्ति क्या होती है, जैसे मान लीजिए फल हुआ, ये ऊपर का परत को क्या हुआ, ये फल भित्ति होगी ना। और अब यहाँ पर देखिए जैसे फूल हुआ, फूल में अभी तुरंत बताए हैं, अगर फूल में अगर ये वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट अगर नहीं पाया जाता तो क्या होता, रंगहीन होता, यानी कि फूल का कोई कलर ही नहीं होता, उसमें कोई मजा ही नहीं रहता है, सुगंध ही नहीं रहता ना। तो आशा करते हैं कि आपको जो है, पहले एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लवक के कितने प्रकार होते हैं, 3, यानी एक हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, ये तीनों चीज़ हम जो है इसको एक्सप्लेन कर दिए। आप समझ गए होंगे, एकदम बढ़िया समझ गए होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। देखिए, चूँकि हमको बार बार कहने का मेरा पर्पस है, चूँकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, और आपके लिए हम समय निकाल के वीडियो बनाते हैं। और हमें एक बात कमेंट भी कर दीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए।